जहां हम पूरे देश में पर्यावरण को बचाए रखने की अपील और गुहार करते हैं, वहीं मुंबई में एक जबरदस्त जंग हो रही है। दरअसल मुंबई में आर्य मिल कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जहां चारों तरफ जंगल हैं, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट आर्य मिल कॉलोनी के बीचों बीच निकल रहा है। ऐसे में न जाने कितने सैकड़ों पेड़ काटने पड़ेंगे। मुंबई के जाने माने चेहरे अब इसके विरोध में खड़े होकर इस बात की दुहाई कर रहे हैं कि भाई कोई तो इन पेड़ को बचाओ। मुंबई से सटे गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के पेड़ों की कटाई के विरोध में बॉलीवुड खड़ा हो गया है। पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। कावेरी रिवर सूख गई है पूरी तरह से पेड़ों की कमी की वजह से। तमाम हस्तियां मेट्रो के लिए पेड़ काटे जाने के विरोध में सड़क पर भी उतर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और यही उम्मीद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुने। दरअसल मुंबई के गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में करीब 2700 पेड़ों को काटकर मेट्रो के लिए कार शेड बनाया जाना है। आम मुंबईकर से लेकर सेलिब्रिटीज और सियासी हस्तियां भी अब इसके विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक 81% मुंबईकर मेट्रो के कार शेड के लिए आर्य में पेड़ों की कटाई के खिलाफ है। दरअसल मुंबई के गोरेगांव मेट्रो की कार शेड के लिए आर्य कॉलोनी के पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही है। बीएमसी की ट्री अथॉरिटी ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आर्य कॉलोनी में 2646 पेड़ों की कटाई की इजाजत दी है, जिसके बाद आर्य कॉलोनी में करीब 100 से ज्यादा पेड़ों को काटा भी गया। आर्य कॉलोनी को साल 1949 में बसाया गया था। साल 1951 में तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ डेयरी का उद्घाटन किया था। आर्य कॉलोनी में 12 गांव हैं। यहाँ फिल्म सिटी, बागीचे, नर्सरी, लेक, पिकनिक स्पॉट और दूध के प्लांट हैं। तो यहाँ के 3180 एकड़ में 32 कैटल फार्म है। बॉलीवुड के लिए ये पसंदीदा लोकेशन है। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्य कॉलोनी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर कोर्ट प्रोटेक्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली झाड़ नहीं कटेंगे, और कोर्ट बोलेगा नहीं ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली झाड़ कटेंगे। पूरा मुंबई क्यों उसको सेव करने के पीछे है? क्योंकि ये यूनिक है। पूरा मुंबई में आपको जगह ऐसा नहीं मिलेगा। अदालत के दखल के बाद पर्यावरण प्रेमियों को उम्मीद बढ़ी है। हालांकि कुछ लोग मेट्रो की जरूरत के लिए पेड़ काटने और उसकी जगह नए पेड़ लगाने के फैसले का भी समर्थन कर रहे हैं। विकास राधेश्याम और पंकज मिश्रा के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। कहावत है, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। लेकिन आज मंदी के इस दौर में भगवान की पूजा अर्चन में भी काफी अड़चनें आ रही हैं, और वो इसलिए कि मंदी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे कम है, तो लोग बचत कर रहे हैं। तो भगवान के ऊपर चढ़ावा भी अपने आप में कम हो रहा है। भाई भूखे पेट कैसे भजन करेगा कोई? मंदी की मार से सिर्फ छोटे बड़े उद्योगों का ही हाल बेहाल नहीं है। मंदी की मार का असर अब आस्था के दरबार में भी देखा जा रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में सबसे ज्यादा चढ़ावा भक्त चढ़ाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। चढ़ावे के तौर पर चांदी की गदा, सोने के बिस्किट और सोने के बर्तनों का इस बार खास आकर्षण रहा। लेकिन मंदी का असर राजा के दरबार में कहीं न कहीं दिखाई देने लगा है। पिछले साल राजा के दरबार में भक्तों ने 6 करोड़ 55 लाख नकदी चढ़ाई थी, लेकिन इस बार नकदी चढ़ावे की रकम घटकर 6 करोड़ 5 लाख हो गई। इस बार नकदी चढ़ावे में 50 लाख रुपए की कमी आई है। लास्ट ईयर का कैश था हम लोग का, वो 6 करोड़ 55 लाख था। ये साल में 6 करोड़ 5 लाख कैश है। हम लगता है कि रिसेशन और ये बारिश भी 10 दिन थी, उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है। मुंबई के लालबाग के दरबार से इतर दिल्ली की रामलीला कमेटियों पर भी मंदी का असर दिखने लगा है। मंच से लेकर कलाकारों की फीस पर मंदी का असर पड़ा है। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला कमेटियों में शुमार लवकुश रामलीला कमेटी के महामंत्री की माने तो इस बार व्यापारी बड़ा चंदा नहीं दे पा रहे। पिछले साल जहां लवकुश रामलीला कमेटी के 5000 सदस्य बनाए गए थे, वहीं इस बार 2000 के आसपास ही सदस्य बन पाए हैं। रामलीला कमेटियां पहले बड़े कलाकारों को बुलाती थीं। इस बार इस खर्चे में भी कटौती की गई है। हर साल राम बारात शोभा यात्रा में 50 झांकियां शामिल की जाती थीं। इस बार इनकी संख्या 25 कर दी गई है। राम, रावण, सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों के लिए नई ड्रेस नहीं खरीदी गई। आतिशबाजी का बजट भी कम कर दिया गया है। दिल्ली की नवधार्मिक रामलीला कमेटी हो या फिर इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी, आयोजकों का कहना है कि मंदी की वजह से इस बार कई चीजों के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि मंदी के चक्कर में रामलीला आयोजन करने वाली कमेटियों को रावण का कद भी घटाना पड़ रहा है। मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।
भगवान के चढ़ावे कम हो रहे हैं, रावण का कद छोटा हो रहा है, लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कभी खत्म नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की गिरफ्तारी का मामला लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस खास ध्यान रख रही है चिन्मयानंद का। आखिरकार क्यों ना हो, उनके ऊपर हाथ रखवाना क्या इतना आसान है? वो भी तब जबकि बलात्कार के संबंध में एक बालिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने है। लेकिन चिन्मयानंद की तबीयत खराब हो गई, बेचारे घर में अपना इलाज करा रहे हैं, और ऐसे में पुलिस वाले उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मानवाधिकार का हनन जो हो जाएगा। लड़की के यौन शोषण का आरोप झेल रहे स्वामी चिन्मयानंद बीमार पड़ गए हैं। रविवार की शाम से ही उनकी तबीयत खराब हुई तो उनका इलाज करने डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। अभी हमको आदेश हुआ कि जो है चिन्मयानंद जी को देखने के लिए जाना है, तो मैं डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल और डॉक्टर के.सी. वर्मा कार्डियोलॉजिस्ट, मैं फिजिशियन, अभी स्वामी जी को देखने आए थे। स्वामी चिन्मयानंद की जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि चिन्मयानंद का पेट खराब है और बाकी हालत सामान्य है। उनके वाइटल्स जो हैं वो लगभग नॉर्मल पाए, थोड़ा लूज मोशन था, जिसके लिए उन्होंने एहतियात के तौर पे उनके लिए सलाह दे दी। एसआईटी की निगरानी में चिन्मयानंद को उनके घर में ही रखा गया है, क्योंकि इन्हें बगैर इजाजत आश्रम छोड़ने से मना किया हुआ है। इधर पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद से चिन्मयानंद के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लेकर उनके वकील फर्जी होने की दलील दे रहे हैं। तारीख और समय के हिसाब से वह वीडियो पूरी तरह फर्जी है, लेकिन एक बार को अगर उन्हें सच मान भी लिया जाए तो लड़की बालिग है, 23 वर्ष की लगभग उसकी उम्र है, स्वेच्छा से वह मसाज कर रही है। मसाज करना और करवाना कानून में कोई अपराध नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद पर एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जबकि स्वामी का कहना है कि रंगदारी वसूलने के लिए उनके साथ साजिश रची गई। फिलहाल एसआईटी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है। एसआईटी ने 13 सितंबर को ही स्वामी चिन्मयानंद से करीब 4.5 घंटे की पूछताछ की। तब जांच टीम के साथ पीड़िता ने भी आश्रम में घटनास्थल की तस्दीक की थी। टीम न्यूज नेशन। वक्त है रिट्रीटिंग मॉनसून का, और ऐसा लगता है कि रिट्रीटिंग मॉनसून भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों को बाढ़ से लवरेज करते जा रहा है। स्थिति इतनी विकट होती चली जा रही है कि चाहे आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहां तक कि आंध्र प्रदेश की बात करें, किसान और उसके साथ साथ आम आदमी बहुत परेशान है बाढ़ की वजह से। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तो बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। महानंदेश्वर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी मंदिर में दाखिल हो गया, तो पानी की तेज लहरों के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। कुर्नूल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो चंबल नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। शामगढ़ तहसील के कई गांव पानी में डूब गए हैं। ये रौद्र रूप चंबल नदी का है, जिसका पानी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सेना की 4 टुकड़ियों ने पुलिस और प्रशासन की मदद से करीब 2500 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ग्रामीणों के लिए भोजन दवाई की व्यवस्था भी की जा रही है। अलीराजपुर में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से 26 गांव पानी में डूब गए हैं, तो यहां नाव पर बने टेंट में लोग जीवन बिताने को मजबूर हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार औसत से 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सतना, सीधी और शहडोल को छोड़ बाकी पूरे प्रदेश में औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, तो अब तक बारिश की वजह से करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूपी के कानपुर देहात में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। प्रयागराज में भी नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाजार की सड़कों पर जल भराव है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा कर हालात का जायजा लिया। टीम न्यूज नेशन।